एवरीवन, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज हम बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। आज हम क्या करने वाले हैं? सो गाइस, आज हम करने वाले हैं आपकी ज्योग्राफी का स्पेसिमेन पेपर पूरी तरीके से सॉल्व। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस सेशन में आपको फॉर्मेट समझ में आएगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से चैप्टर्स आप प्रिपेयर कर सकते हो और कौन से चैप्टर्स आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, यानी कि टोटल कितने चैप्टर्स हैं, उसमें से कितने ऑप्शन में रखे रहेंगे और आपको कितना करना ही करना है। तो चलिए जल्दी से सारी चीज़ों को समझते हैं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो के साथ अब बने रहना एंड तक ताकि आपको सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन सभी चीज़ें समझ में आ जाए। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके 100% स्ट्रैटेजी की तरफ। अगर स्ट्रैटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करें तो वो होता है स्पेसिमेन पेपर सॉल्व, यानी कि आपको स्पेसिमेन से समझना है कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जो आपको सबसे पहले देखने की चीज़ है वो सेक्शन ए है। सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 10 मार्क्स में बस मैप वर्क ही पूछा जाएगा। फर्स्ट आपको क्वेश्चन आता है हिमालयस। चलो देखते हैं कि मैंने हिमालयस कहाँ लोकेट करी है। मैं जूम इन करते रहूंगी जैसे ज़रूरत पड़ेगा। देख लो, ये जो आपका एंड वाला पोर्शन है ना, देख लो यहाँ पे इंडिया का ये जो टॉप का जो एंड वाला पोर्शन है, बस आपको यहीं से ऐसे डॉटेड लाइंस बनाने जाना है। ठीक है, ऐसा डॉटेड लाइंस आपको बनाते जाना है। बस ऐसे ऐसे करके डॉटेड लाइंस बनाओ। ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये जो उठा हुआ पार्ट आपको दिख रहा है, राइट, ये वाले पोर्शन से आपके लाइंस कंटिन्यूस हो जाएंगे और एंड तक कंटिन्यूस रहेंगी। कहाँ तक? एक्सटेंशन तक। कहाँ तक? आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का एंड, ये वाले पोर्शन तक ऑलमोस्ट याद रखना। ठीक है, ये वाले पोर्शन तक याद रखना। यानी कि आप कैसे याद रख सकते हो? ब्रह्मपुत्र रिवर के थोड़े से आगे तक ये जाएगा आपका हिमालयास। बस आपको ऐसे याद रखना है कि ये हिमालयास है। इसको या तो आप डायरेक्टली हिमालयास लिखो या फिर ऐसे पॉइंट नंबर 1 करके डाल दो तो भी आपको याद रह जाएगा। क्लियर? इसके बाद अब नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज है रिवर गंगा। एज सिंपल एज दैट, ये रहा आपका ट्रेस्ड लाइंस। ये क्या है? जो पहला वाला रिवर है ये आपको मार्क नहीं करना। सेकेंड वाला रिवर क्या है? सेकेंड वाला रिवर है गंगा। आपको सारे रिवर्स देखने हैं। मैंने इसकी वीडियो बना के रखी है जिसमें आपको जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है फॉर योर सेमेस्टर 2, मैंने सारे मैप वर्क्स के लोकेशन आपको उस वीडियो में समझाए हैं। एक एक चीज मैंने समझाई है। बस 15 मिनट का वीडियो है, जल्दी से जाके इस वीडियो को देख लो ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। क्लियर? तो आप गंगा को कैसे लोकेट करोगे? रूट से, यानी कि यहाँ से शुरू करोगे, यहाँ से ऐसे लोकेट करते हुए जाओगे और ये आपका पूरा गंगा है। इस तरीके से आपको लोकेट करना है। बस आपको इस लाइन के ऊपर ट्रेस करना है। ठीक है, पेंसिल से या फिर पेन से, जिस भी चीज को आप यूज करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप कलर पेंसिल यूज करो तो अच्छे से ट्रेस करना। ठीक है, ऐसे हो गया आपका गंगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट है चेन्नई। तो चेन्नई कहाँ है? चलो देखते हैं। देखो ये रही आपकी चेन्नई। ये जो उठा हुआ पोर्शन है, बस यहीं पे आपको एक छोटा सा पॉइंट मार्क करना है। ये है आपकी चेन्नई। डन। चेन्नई के बाद वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट कहाँ है? चलो लेट मी शो यू। देखो ये रहा, ये जो ब्लू लाइंस है ये क्या है? ये ब्लू लाइंस ही है आपके वेस्टर्न घाट। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? ऐसे एरो डालो, फिर एक और ऐसे एरो डालो। ये दोनों ही वेस्टर्न घाट है, बीच में ये ब्रोकन है, डिसकंटिन्यूस है। तो आपको इसको कैसे याद करना है कि ये जो माउंटेन रेंजेस है, ठीक है, सतपुरा के जस्ट नीचे, सतपुरा के जस्ट नीचे जहाँ से ये स्टार्ट होता है, ठीक है, मतलब ये वाले रिवर के भी लेंसेस समझ सकते हो। जैसे कि ये वाला जो रिवर है, देखो ये वाला जो रिवर है इसके जस्ट सेम हाइट पे ये शुरू हो रहा है, ठीक है, और ये यहाँ पे जाके थोड़ा सा ब्रेक हो जा रहा है, उसके बाद फिर नीचे में वापस ये कंटिन्यूस है। आपको बस यही चीज करके आनी है। ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है, बस ये चीज करके आ जाओ। इसके बाद आ जाओ गल्फ ऑफ कच्छ, इजीएस्ट ऑफ ऑल। गल्फ ऑफ कच्छ क्या है? ये वाला है गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से मार्क कर दो, दिस इज द गल्फ ऑफ कच्छ। देखो मैंने यहाँ पे भी मार्क करा है गल्फ ऑफ कच्छ। डन। इसके बाद क्या है? मालाबार कोस्टल प्लेन्स। तो कहाँ है मालाबार कोस्टल प्लेन? ये है मालाबार कोस्टल प्लेन। लोकेशन ध्यान से देख लो, मैं जूम इन कर देती हूँ। मैप वर्क में अच्छे से ये चीज करके आना। ये वाला जो रिवर है इसे थोड़े से नीचे हाइट में है ये, ठीक है, याद रखना और अच्छे से मार्क करके आना। इसके बाद मालाबार कोस्टल प्लेन के बाद काराकोरम पास। पास कैसे बनता है मैं आपको बता देती हूँ। पास ऐसे बनाते हैं, 2 स्क्वायर ब्रैकेट ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसे कहते हैं हम पास। तो पास कहाँ बनेगा? चलो दिखाती हूँ आपको मैप में। ये रहा पास। जैसे कि ये वाला जो थोड़ा सा आपको फ्लैट सरफेस दिख रहा है, यहीं पे आपको बस स्क्वायर जाके बना देना है। ये आपका काराकोरम पास।
चलो इसमें एक मैप है, उसमें भी दिखा देती हूँ आपको कि आप कैसे बनाओगे। ये वाला जैसे कि मैप दिया हुआ है आपके पास, तो इसमें आप कैसे करके आ जाओगे, बस ऐसे अच्छे से आप ऐसे पास बना के आ जाओगे। दिस इज योर काराकोरम पास। डन। इसके बाद क्या क्वेश्चन है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद आपको मार्क करना है ब्लैक सॉइल इन पेनिनसुलर एरिया। देखो गुजरात वाले एरिया में भी जो ब्लैक सॉइल है वो सारी चीज़ों को अच्छे से देख लेना, मैं उस वीडियो में अच्छे से समझा चुकी हूँ। मैं अभी यहाँ पे आपको बस पेनिनसुलर एरिया का ही बताऊंगी। तो देखो ये वाला जो आपका दो रेंजेस है सतपुरा और विंध्या, उसके ऊपर ये थोड़ा सा ऊपर पोर्शन कवर करता है, और ये वाले जो दो रिवर्स है इसका हल्का हल्का पोर्शन ये कवर करता है। और आपको बस ऐसे ही लोकेशन मार्क करनी है। ये जो दो रिवर्स है ना जो आपको दिख रही है ऐसे यहाँ पे मिलते हुए, बस इसके जॉइंट के थोड़ा सा आगे तक ऐसे लेकर जाना, या फिर इस जॉइंट को भी टच करा सकते हो और फिर इसको ऐसे कवर कर देना। बस यही है आपका ब्लैक सॉइल इन पेनिनसुलर एरिया। लेट मी जस्ट रब दीज थिंग्स ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियरली दिखे कि आपको एग्जैक्टली क्या लोकेशन मार्क करना है। तो ये देखो लोकेशन दिख रही है सबको, राइट? लोकेशन जल्दी से देख लो और जल्दी से दिमाग के अंदर रख लो। डन, फाइन। अब इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाओ। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट मार्क करना है? इसके बाद स्टैंडर्ड मेरिडियन, इजीएस्ट टू फॉल। स्टैंडर्ड मेरिडियन में करना क्या है, बस एक छोटा सा ट्रिक याद रखना ताकि आप अच्छे से इसको मार्क कर सको। एक तो स्ट्रेट लाइन बनाना है, और आपका जो श्रीलंका है, देखो श्रीलंका के एंड पे ये टच हो रहा है, ये लाइन बस श्रीलंका के एंड पे टच होनी चाहिए, ठीक है? और क्या करना है आपको, स्ट्रेट लाइन बनानी है। ये आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन। डन विद दिस। इसके बाद झारिया कोल फील्ड, इजीएस्ट टू फॉल। देखो आप झारिया को कैसे याद कर सकते हो, झार पत्थर या फिर काइंड ऑफ ब्रांचेस, ठीक है? तो ऐसे जब आपको दो ब्रांचेस दिखेंगे ये वाले एरिया में, ये दो रिवर्स हैं, ठीक है? जब दो रिवर्स ऐसे दिखेंगे तो बस आपको उसके बीच में ऐसे मार्क कर देना है। यही आपका झारिया कोल फील्ड। रिमेंबर द सीक्वेंस, रिमेंबर द प्लेस। लेट मी मार्क हियर ऑल्सो। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे झारिया है, झारिया कोल फील्ड। डन विद दिस। मैप वर्क में आपको मिल गए 10 में से 10 मार्क्स। मैप वर्क में सब ने 10 मार्क्स स्कोर कर लिए। बस आपको यही चीज करनी है, सारी चीजों में आपको परफेक्शन लाना है मैप वर्क में। इसके बाद आ जाओ सेक्शन बी में। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 5 में से 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव एनी यूज ऑफ मैंगनीज। तो मैंगनीज को कहाँ यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड एज द रॉ मटेरियल ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। डन, एक पॉइंट लिख दिया, मिल गया आपको 1 मार्क्स। Why is copper used in electrical appliances? Why? Because it is a good conductor of electricity and एक और पॉइंट क्या डाल सकते हो, एंड इट इज अफोर्डेबल, वी कैन बाय इट। मतलब ये रीजनेबल रेट होता है इसका, या फिर इट इज कॉस्ट इफेक्टिव और इट इज अफोर्डेबल। ठीक है, सिंपल टर्म्स में कहो कि अफोर्डेबल है, हम सब खरीद सकते हैं। क्लियर विद दिस? नाउ गिव 2 एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल गैस ओवर कोल। क्यों आप नेचुरल गैस यूज करोगे कोल की जगह? सबसे पहली बात, इट इज द क्लीनेस्ट, इट इज क्लीन और इट प्रोड्यूसेस लेस कार्बन देन द कोल। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस लेस कार्बन और इट प्रोड्यूसेस लेस पॉल्यूशन। ठीक है, कम कार्बन ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कार्बन एमिशन कम होता है इस केस में। और एक और पॉइंट क्या डाल सकते हो बताओ? सो आपका जो नेचुरल गैस है इट इज इनफिनाइट। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो बेटर फॉर एनवायरमेंट देन द अदर फॉसिल फ्यूल्स। क्लियर है? ओके देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड, देखो मैंने जो कार्बन कहा ना, तो ये जो नेचुरल गैस है ये कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है कोल के मुकाबले। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि इट इज इन अबंडेंस। ठीक है, और वही कोल इज लिमिटेड। नेक्स्ट पॉइंट, 2 मार्क्स इस पे भी आपको मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, आपको भाखरा नंगल डैम के रेफरेंस में आंसर देना है। सो ऑन विच रिवर इट इज सिचुएटेड? इट इज सिचुएटेड ऑन रिवर सतलज, SUTLEJ, सतलज, रिवर सतलज। ठीक है, स्पेलिंग गलत करके मत आना। नेम एनी 2 स्टेट्स बेनिफिटेड बाय भाखरा नंगल, राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश। डन, मिल गए आपको यहाँ पे भी मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन 2 एडवांटेजेस ऑफ बायोगैस। बायोगैस के आपको 2 एडवांटेजेस बताने हैं। इट इज अ क्लीनेस्ट एंड इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट ये डाल सकते हो कि इट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि इट इज इनफिनाइट, लिमिटेड नहीं है, बहुत है। क्लियर? Next, how has the nuclear power contributed in reducing the pressure on the conventional sources of energy? इसमें आपको बस एक पॉइंट लिख कर आना है, क्योंकि ये वाला क्या है, ये 2 क्वेश्चन, ऊपर का जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का होगा, क्योंकि 2 एडवांटेजेस लिखना है। यहाँ पे आपको बस एक पॉइंट लिखना है। तो क्या लिख सकते हो कि the utilization of fossil fuels is less or it has been minimized due to the introduction or usage of nuclear power as a source of energy. सिंपल, ये पॉइंट आप लिखकर आ सकते हो। क्लियर है?
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्रीकल्चर के रेफरेंस में। सो नेम एनी टू एग्रीकल्चर हाउ एग्रीकल्चर सेक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, नेक्स्ट ये इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। डन विद 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट नेम 2 एग्रीकल्चर सीजन्स ऑफ इंडिया, राबी एंड खारिफ। राबी का स्पेलिंग RABI, राबी, इट्स नॉट RAVI, इट्स RABI, राबी। एंड खारिफ की स्पेलिंग KHARIF, खारिफ। ठीक है, तो जब राबी का आप एग्जाम्पल लिखोगे तो राबी में आप वीट डालोगे और खारिफ में क्या डालोगे, खारिफ में आप राइस का एग्जाम्पल लिखकर आओगे। डन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस, ओके वेट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्रॉप पूछ रहा है ना, तो इन दोनों का एक एक क्रॉप का नाम याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे वीट कल्टीवेशन के रेफरेंस में आंसर देना है। नेम द सॉइल विच इज सूटेबल फॉर दिस क्रॉप। इसका आंसर क्या होगा, क्ले और हेवी लोम। डन विद दिस, क्ले और हेवी, LOAM, लोम, हेवी लोम। डन। नेम द स्टेट दैट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस क्रॉप इन इंडिया। आंसर इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज दिस क्रॉप नॉट ग्रोन इन सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। नाउ इसके सोइंग टाइम में यानी कि इसके बीज के रोपने के टाइम में ऑलमोस्ट कितना टेम्परेचर चाहिए, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, लेकिन सदर्न इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है। और भी बहुत सारे रीजन है जो कि आपके बुक में मेंशन्ड है, कोई भी एक रीजन आप पकड़ो और उस रीजन को लिख डालो। तो मैंने आपको ये वाला रीजन बता दिया कि सोइंग टाइम में ऑलमोस्ट 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, बट सदर्न इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है। डन। नेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया, असम। व्हाट इज गिनिंग, गिनिंग क्या होता है, नाउ इट इज एसोसिएटेड विद कॉटन। नाउ क्या होता है एग्जैक्टली, जब आप कॉटन सीड्स को रिमूव करते हो उसके फाइबर से, सो दैट इज कॉल्ड गिनिंग। डन। What, why is pruning essential for tea crop? Now in order to keep the tea crop or the shrub to a convenient height, up to a convenient height of कितना height चाहिए tea crop के लिए finally, so it is supposed to be maintained at the convenient height of 40 से 50 सेंटीमीटर तक की हाइट को मेंटेन रखने के लिए इट इज प्रून। प्रून मतलब ऊपर से छाटना, ठीक है, उसके पत्तों को ऊपर से छाटा जाता है ताकि उसका हाइट ऑलमोस्ट कितना रखा जा सके, 40 से 50 सेंटीमीटर तक की हाइट मेंटेन की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू नीड टू डिफरेंशिएट, ये इंडस्ट्रीज का क्वेश्चन है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में एक एक डिफरेंस और एक एग्जांपल देना है। तो आप इसमें डिफरेंस क्या डाल सकते हो, पब्लिक मतलब कि इसको गवर्नमेंट के अंडर में होगा, इट इज कंट्रोल्ड, maintained, it is controlled, maintained and constructed or like taken care of, ठीक है, it is taken care of, maintained and controlled by the government or the state bodies. नेक्स्ट प्राइवेट सेक्टर में कोई बिजनेस एंटिटी हो सकता है, मतलब कोई फिगर हेड हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है। डन। एक पॉइंट क्लियर है। एग्जाम्पल दोगे क्या, लेट मी राइट द एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल जब आप डालोगे पब्लिक का तो आंसर इज टिस्को, और जब आप प्राइवेट की बात करोगे तो भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट, भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट। बस मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये मत सोचना कि मैं भिलाई पढ़ा रही हूँ, मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको प्राइवेट सेक्टर का। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 वेज इन विच कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। किस तरीके से ये हमारे कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये लोगों को जॉब दिलाती है, एम्प्लॉयमेंट दिलाती है। नेक्स्ट, कॉटन इंडस्ट्री का इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। जितना भी टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है उसमें ऑलमोस्ट 14% प्रोडक्शन कहाँ से आता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है। डन। 2 पॉइंट्स क्लियर। नेक्स्ट, आपको राउरकेला स्टील प्लांट के रेफरेंस में बताना है वेयर इट इज लोकेटेड। जब राउरकेला की बात करोगे तो फिर ये कहाँ लोकेटेड है, ऑब्वियसली उड़ीसा में लोकेटेड है, उड़ीसा में सुंदरगढ़ नाम के डिस्ट्रिक्ट में। डन। स्पेलिंग याद है सबको, सुंदर की स्पेलिंग सबको को याद है, राइट, SUNDAR, सुंदर, GARH, सुंदरगढ़। उड़ीसा की स्पेलिंग तो सबको आती है, राइट, सुंदरगढ़। नाउ व्हिच कंट्री हेल्प इंडिया टू एस्टैब्लिश द स्टील प्लांट। हमेशा याद रखना इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा वेस्ट जर्मनी। फ्रॉम वेयर डज इट गेट्स इट्स ऑयल आयरन ओर रिक्वायरमेंट, कहाँ से मिलती है, फ्रॉम मयूरभंज। मयूरभंज की स्पेलिंग याद है सबको, MAYUR, मयूर, ठीक है, मयूर, BHANJ, मयूरभंज, ओके, मयूरभंज, ये N है और ये J है। डन। नेक्स्ट, नाउ यू आर सपोज टू राइट द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, एनी 2। सबसे पहली बात, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव,
ओके, एंड इट इज इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव मतलब कि इट इज इकोनॉमिकल, हम सभी इसको अफोर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज ड्यूरेबल, दीज प्रोडक्ट्स आर ड्यूरेबल। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए ना, 2 पॉइंट आराम से लिख कर आना, मार्क्स मिल गए आपको ये वाले क्वेश्चन के। नाउ हाउ हैज द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री रिवोल्यूशनाइज द एनवायरमेंट सेक्टर, एंटरटेनमेंट सेक्टर, मतलब एंटरटेनमेंट सेक्टर को कैसे इसने रिवोल्यूशनाइज मतलब एक चेंज लाया, एक तहलका लाया, सब चीजें बदल दी गई, सब चीजें बहुत हाईफाई हो गई, बहुत अच्छी हो गई। देखो एंटरटेनमेंट सेक्टर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का, क्योंकि टेलीविजन, स्मार्टफोन, जो चीज भी आप यूज करते हो, सिनेमास के लिए जो भी इक्विपमेंट्स है, कैमराज एंड ऑल, ये सारी चीजें किसका कंट्रीब्यूशन है? सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का ही कंट्रीब्यूशन है। सारी चीजें आपको कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। पहले के जमाने में वी वर यूजिंग सिंपल थिंग्स, बट आजकल इक्विपमेंट्स आर हाईली फर्निश्ड विद several facilities and features, and that is finally revolutionizing the entertainment sector. Clear? इतना लिख कर आना, 3 मार्क्स का है, अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना अपने ओन वर्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन 2 एडवांटेजेस ऑफ वाटरवेज। ये ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन है, वाटरवेज का 2 एडवांटेजेस देना है। एक आप ये डाल सकते हो कि इट इज द कॉस्टलीस्ट ऑफ ऑल द, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे आपको इसका एडवांटेज बताना है, रुक जाओ। इट इज द चीपेस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में सबसे सस्ता है। देन यू कैन कैरी हैवी एंड बल्की गुड्स वाया द वाटरवेज। 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन द नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे का आपको दो डिफरेंस देना है। एक तो इट इज कंस्ट्रक्टेड, मेंटेन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एंड स्टेट गवर्नमेंट किसको कंट्रोल करेगा या हैंडल करेगा या मेंटेन करेगा? किसको करेगा? स्टेट हाईवेज को। क्लियर? स्टेट बॉडीज इसे गवर्न कंस्ट्रक्ट करती है, मेंटेन करती है, इसका पूरा मेंटेनेंस का काम स्टेट गवर्नमेंट का होता है। अब दोनों का आप स्पीड लिमिट याद रखना, स्पीड लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको दोनों का एक एक पॉइंट लिख कर आना है। तो देखो, जब आप स्पीड लिमिट की बात करोगे तो ऑब्वियसली आपका नेशनल हाईवे का स्पीड ज्यादा होगा। इसका स्पीड किसके विदिन होता है? ऑलमोस्ट 80 से 100 किलोमीटर पर आवर के बीच में होता है। लेट मी राइट द स्पीड फॉर यू। स्पीड इज बिटवीन, कितना मैंने कितना बताया बताओ? लेट मी राइट द स्पीड पर लिमिट फॉर बोथ। जब आप स्टेट हाईवेज की बात करोगे, फाइन, जब आप किसकी बात करोगे? जब आप स्टेट हाईवेज की बात करोगे तो इसका स्पीड पर लिमिट इट इज विदिन 60 to 80, ठीक है, 60 to 80 किसके लिए? स्टेट हाईवेज, किलोमीटर पर आवर, ओके, किलोमीटर पर आवर। दिस इज फॉर योर स्टेट हाईवेज, जस्ट लेट मी ड्रैग एंड ड्रॉप। और आपका नेशनल हाईवे के लिए मैंने जैसा कहा कि वो ज्यादा होगा, तो ये 80 से 100 के बीच में होता है, 80 to 100 किलोमीटर पर आवर। डन, 80 से 100 के बीच में होगा। डन, क्लियर। नाउ 3 बेनिफिट्स ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। ये क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं? नाउ लेट मी टेल यू, देयर आर बेसिकली मेनी बेनिफिट्स ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, बट गो विथ 3 बेनिफिट्स। सबसे पहला, इट प्रोवाइड्स फास्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बिटवीन द मेजर सिटीज एंड पोर्ट्स। डन, इट प्रोवाइड्स द फास्टेस्ट और फास्टर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज विद इन द सिटीज एंड पोर्ट्स, ठीक है, मेजर सिटीज एंड पोर्ट्स के बीच में अच्छा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। देन इट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी टू मेजर एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड कल्चरल सेंटर्स ऑफ इंडिया। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन ऑल दीज सेंटर्स। इन सारे सेंटर्स के बीच में अगर कनेक्शन होगा तो डेफिनेटली इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट, it provides smoother movement of goods and people within the country. So we are done with the 3 points for your golden quadrilateral. Next question पे आ जाओ। Now you are supposed to give 3 disadvantages of air transport. It is the costliest of all modes of transport. ये point है, you cannot carry heavy and bulky goods via air transport. Alright. Next question, next point. Now there is more chances of accident in the while traveling through airways. Okay, because even a small mistake can lead to a larger accident. Clear? So we are done with this. अब last आता है आपका waste management. Waste management is easiest of all, and I'll refer or I'll suggest you all to go with waste management for sure. First question, why is there a need of waste management in India? आप इसमें कोई भी point डालकर आ सकते हो, because
आप सबके पास कोई ना कोई पॉइंट्स होंगे एंड वी ऑल आर अवेयर कि हमें क्यों कचरे को अच्छे से मैनेज करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट इज कि ये हमारे कंट्री को, हमारे सोसाइटी को, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन एंड हेल्दी रखता है एंड ऑल्सो इट प्रिवेंट्स अकरेंस ऑफ डिजीजेज, ज़्यादा बीमारियों को भी मिनिमाइज करता है, ठीक है। इट मिनिमाइजेज द डिजीजेज या फिर अकरेंस ऑफ डिजीजेस। डन विद दिस, नेक्स्ट पॉइंट, अगर एक प्रॉपर मैनेजमेंट होगा देन पॉल्यूशन भी कम होगा, राइट। सो यू कैन मेंशन इवन दिस पॉइंट, 2 पॉइंट्स आपको मिल गए एंड इफ यू हैव एनी अदर पॉइंट इन योर हेड देन यू कैन राइट डाउन। Segregation is considered as a safe disposal method of safe method of waste disposal. Why? Now, अगर हम पहले से ही वेस्ट को सेग्रीगेट कर देते हैं, मतलब उसको अलग अलग कर देते हैं, फॉर एग्जांपल बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, तो बाद में जब वो म्यूनिसिपल सीवेज में जो कचरा जमा होता है, ये कचरा को फाइनली कहाँ डिस्चार्ज किया जाता है, मेनली रिवर्स में। तो अगर हार्मफुल वेस्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल रेडियो एक्टिव वेस्ट होगा, तो वो रिवर में अगर चला जाएगा तो इट विल कॉज मच हार्म। तो इन सारी चीजों को प्रिवेंट करने के लिए वी सेग्रीगेट द वेस्ट एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी अ सेफ मेथड ऑफ डिस्पोजल। देन यू कैन एक्सप्लेन इट नाउ। मेंशन 3 ways दैट मे बी यूज्ड इन इंडिया टू रिड्यूस वेस्ट। एक तो आप ये चीज लिख सकते हो, ट्राई टू बाय थिंग्स इन बल्क in order to reduce the amount of packaging. Next, if you have something which is not in use, then you can give it to somebody who is in need of that, or you can donate your older things, old clothes, books and copies to needy ones. Last point, now you should use only that much of something which is required by you. ठीक है, जितना आपको जरूरत है उतना ही यूज करो, उससे ज्यादा यूज करने का इट्स एक्चुअली जो आप जिस चीज का आपको जरूरत नहीं है, डू नॉट बाय दैट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन 3 रीजंस एज टू व्हाई डंपिंग ऑफ वेस्ट में बी हार्मफुल। नाउ जहाँ पे वेस्ट डंप होगा, फॉर एग्जांपल अगर ओपन एरियाज में होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो डिकम्पोजिशन होगा वेस्ट का, तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज भी रिलीज होंगे एंड इट विल फाइनली कॉज पॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट ये भी डाल सकते हो कि जहाँ पे वेस्ट डंप होगा, फॉर एग्जाम्पल ओपन स्पेसेस में, it will become the breeding ground of rats, insects, rodents, etc. ठीक है, वहाँ पे सारे इंसेक्ट्स वहाँ पे ब्रीड करेंगे एंड फाइनली वो वहाँ से डिजीज कैरी करेंगे, ठीक है। इट विल बी लाइक अ प्लेस जहाँ से डिजीज फैलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप वेस्ट को वाटर के अंदर डिस्पोज करते हो या फिर वाटर बॉडीज में, तो जो केमिकल्स रिलीज होती हैं दैट विल कॉज और दैट विल मेक द वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। सो दीज वर द पॉइंट्स। अगर आपको और कोई और पॉइंट भी याद है, यू कैन मेंशन any, so you are free to choose the point which you like to. Now आपको ज्योग्राफी के लिए मैं कौन सी चैप्टर सजेस्ट करना चाहूंगी। फर्स्टली देखो, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि कोई बाउंडेशन नहीं है, आपकी मर्जी, आपको जो चैप्टर पसंद आए आप वो चैप्टर रेफर कर सकते हो, राइट। लेकिन मैं आपको 3 चैप्टर सजेस्ट करूंगी। एक तो आप ट्रांसपोर्ट को अच्छे से पकड़ के रखो, वेस्ट मैनेजमेंट एंड लास्ट में आप मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज कर लो। ये 3 चैप्टर काफी इजी है और बहुत स्कोरिंग है। नाउ ऑल इज अप टू यू, आपको जो चैप्टर करने का मन आप वो चैप्टर कर सकते हो। मैंने सारे चैप्टर्स के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के रखे हैं, यानी कि उसी चैप्टर से आपको लास्ट प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे अलॉन्ग विथ स्पेसिमेन पेपर। सो गाइज मिस मत करना सारे पीडीएफ्स को। अगर आपको चाहिए तो उन सारे वीडियोस का आपको लाइक टारगेट कंप्लीट करना है। उन वीडियोस का मैंने जैसे कि पहले बताया था 30 लाइक्स आपको कंप्लीट करना है, तो आपको टेलीग्राम पे सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। जल्दी से करो और एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करो। सो गाइज थैंक यू, विल बी मीटिंग सून इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।